नमस्कार। आप सभी का स्वागत अपने इस यूट्यूब चैनल पर। सी टेट 7 जुलाई 2024 को होने जा रही है। इस बड़ी एग्ज़ाम में मात्र 6 दिन बचे। इन 6 दिनों में हम क्या पढ़ें, ज़्यादातर मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनको आप हल करें इन दिनों में। उसी के अंतर्गत 2018 का ये पेपर है। इसमें बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 30 सवाल और पर्यावरण अध्ययन के 30 सवाल, सी टेट लेवल फर्स्ट का ये पेपर है। तो देख लेते हैं हम किस प्रकार सवाल पूछे गए। आपका भी रिवीजन हो जाएगा, साथ साथ में आंसर भी करिएगा। और मैं इसके अगला वीडियो एक ऐसा लेकर आऊँगा कि हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र में से कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से ज़्यादातर सवाल आ जाते हैं वो हम एक बार रिवीजन कर लेंगे। चलिए देखते हैं इस पेपर में। ये सी टेट पेपर 1 है, कक्षा 1 से 5 बाल विकास शिक्षा शास्त्र का। पहला सवाल, निम्न में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा बिंदु करता है? आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। तो इसका शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करने वाला बिंदु है वो है ऑप्शन 1, आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। देखो, शिक्षक है वो अपनी पाठ्यचर्या में कक्षा के वातावरण को अनुकूल बनाता है। कक्षा के सभी छात्र अपने शिक्षक से प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र भी हो और बच्चों में अधिगम की प्रक्रिया को अधिक अधिक सुगम या सरल बनाना चाहिए। तब एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है जब उपयुक्त वातावरण बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो पहले में एक राइट हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है कि निम्न में से कौन सी कक्षा समर्थ शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? ऐसी क्लास कैसी होगी जो समर्थ शिक्षा को, अच्छी शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों के पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि होने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी में रखे हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। यहाँ अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता। ज़्यादातर मैंने आपको इससे पहले वीडियो में कहा कि साइकोलॉजी सवाल हल करने जाएँ, प्रश्न को उत्तर दें, तब पॉजिटिव जो ज़्यादा नज़र आता है उसको आपको राइट करना है। तो इसमें ज़्यादातर पॉजिटिव 3 नज़र आ रहा है। कक्षा में अपने को छात्र उचित प्रकार से उस समय अधिगम सीखें जब छात्र कक्षा के अंदर स्वतंत्र गतिविधि वाले स्थान हो, और जब छात्र इन गतिविधियों से सम्मिलित होते हैं तो वहाँ सीखने की प्रक्रिया तीव्र गति से होगी। और इन सभी क्रियाओं के अतिरिक्त यदि विद्यालय साहित्य को खुला रखे बच्चों के लिए तो अधिगम कार्य अधिक सुगमतापूर्ण संपन्न होगा। तो इसमें 3 राइट हो गया। नेक्स्ट सवाल तीसरा, निम्न में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन, वह संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। वह कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। वह एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखती है। वह अध्ययन के पाठ्यक्रमों के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो 3 में 1 सही हो गया। वह संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिक संसाधन बनाती है। यानी कि कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका है वो एक उपयुक्त संसाधन के रूप में मानी जाती है जो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को सूचना प्रदान करने में मुख्य भूमिका भी निभाती है। और प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उसमें ज़्यादातर पाठ्यपुस्तकों में कहानी हो, रंगीन चित्र हो तो उन्हें रोचकता प्रदान करते हैं जिससे बच्चे आकर्षित होकर के तीव्र गति से सीखें। तो इसका करेक्ट 1 हो गया। चौथा सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रिक्त स्थान से प्राप्त की है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क है 2005 है, वो कहाँ से ली गई है? तो इसमें करेक्ट हो गया रचनावाद। रचनावाद को महत्व देती है। 4 सही हो गया कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क है 2005, वो अपनी समझ और रचनावाद से इन्होंने प्राप्त की है। कि रचनावाद एक अवलोकन और वैज्ञानिक सिद्धांत है। रचनावाद क्या है? अवलोकन और वैज्ञानिक सिद्धांत आधारित है जो बताता है कि बच्चों का अधिगम या सीखने की प्रक्रिया है वो किस प्रकार होती है। यह स्पष्ट करता है कि लोग वस्तुओं व पर्यावरण का अनुभव करें और अनुभवों पर प्रतिबिंबित करके दुनिया के संबंध में अपनी समझ और ज्ञान कैसे बनाते हैं, उस पर यह रचनावाद आधारित है। तो इसमें 4 सही हो गया। 5वां सवाल, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है? यदि कक्षा में बच्चे प्रेरित होंगे कैसे?
वह शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वह अच्छी तरह से वर्दी पहनने स्कूल में जाते हैं, वह कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वह सभी उपस्थिति में नियमित है। तो इसका ज़्यादातर दिख रहा है एक करेक्ट हो गया। वह शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, यानी कक्षा के अंदर छात्र है वो शिक्षकों से विविध विषयों के संदर्भ में प्रश्न पूछे। यदि छात्र नियमित रूप से अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं तो प्रतीत होता है ऐसा कि शिक्षक छात्रों को नियमित रूप से अधिगम की गुणात्मकता को समर्थ करने हेतु प्रेरित करते हैं। तो इसमें 5 में 1 सही हो गया। छठा सवाल, निम्न में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? अधिगम का सुधार बच्चों में करना सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा होगा? शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। या शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। तो छठे में एक राइट दिख रहा है कि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों में बच्चों को ले जाना चाहिए और एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। छठे में 1 सही हो गया। वास्तविक जीवन स्थितियों में हकीकत में बच्चों को ले जाएं और एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से बच्चों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित होती है। तो छठे में 1 सही हो गया। 7वां सवाल, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, नेगेटिव हो गया। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, छुट्टी साधे रहने के लिए, शिक्षक को निर्देश देने में। इसमें करेक्ट हो गया 2, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। यानी कि अनुशासन है जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब अनुशासन होगा तो छात्र अपना स्वमूल्यांकन करेंगे और उसे अपनी गलती और प्रगति को जानने में भी मदद मिलेगी। मॉनिटरिंग करने से, निगरानी करने से और इसे उन्हें सीखने के सर्वश्रेष्ठ मार्ग प्राप्त होंगे। तो 7 में से ये 2। 8वां सवाल पूछा है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य होगा? पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। तो इसमें 8वें का सही है वो 2। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। 8 का 2 सही हो गया, यानी दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। 9वां सवाल, निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो इसमें 2 विकास गुणात्मक चरणों में होता है, पियाजे सिद्धांत अनुसार नहीं कहा जा सकता। 2 करेक्ट हो गया। पियाजे है वो स्विट्जरलैंड के रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो मानव बुद्धि की प्रकृति और उसके विकास से संबंधित सिद्धांत दिया। पियाजे का जो ये संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इसका दूसरा नाम विकासात्मक सिद्धांत भी है। इनके अनुसार उन्होंने कहा कि बालक द्वारा अर्जित जो ज्ञान होता है वो भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता और परिमार्जित होता रहता है। यानी बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं और अपनी दुनिया के विषय में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। तो इसमें 9वें का ये बाकी सब सही है। विकास गुणात्मक चरण में होता है। 9वें का 2 है वो सही नहीं है। 10वां सवाल, कि निम्न में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा, अनुत्कर्मणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहमनीयता। 10 में ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति 2 सही हो गया। देखो पियाजे की ये जो पूर्व संक्रियात्मक विचार, ये पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें ये दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष के बीच ये चलती है। इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित व स्वार्थी नहीं होता है और दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। वह खेल करता है, अनुकरण, चित्र निर्माण, भाषा के माध्यम से वो वस्तु के संबंध में अपनी जानकारी बढ़ाता है। धीरे धीरे वह प्रतीकों को भी ग्रहण करता है, किंतु किसी भी कार्य के संबंध तथा तार के चिंतन के प्रति वो अनभिज्ञ रहता है। तो 10 में 2 सही हो गया। 11 पूछा है कि के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी खेल का एक ऐसा कारण है, उसको छोड़कर बाकी 3 कारण जो मिलते हैं तो बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से? वह नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। वह अपना शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यह उनकी इंद्रिय को उत्तेजित करता है। ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो इसमें जो ये 4 है, ये समय बिताने का सुखद तरीका नहीं, मतलब वह नए कौशल हासिल करते हैं इनसे और उपयोग में वो कब लेते हैं। वह अपना शरीर पर भी निपुणता प्राप्त करते हैं, उनकी इंद्रिय को उत्तेजित करता है। यानी खेल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन समय बिताने का सुखद तरीका ये नहीं हो सकता। देखो खेल समय बिताने का सुखद तरीका है,
इसके अतिरिक्त वह युवा बच्चों के विकास में यह खेल है वो निम्न भूमिका निभाते हैं। वह सहयोगात्मक भावना का भी विकास करते हैं, प्रतियोगी भावना का विकास करते हैं, शारीरिक विकास करते हैं, टीम वर्क की भावना विकसित होती है। लेकिन समय बिताने का सुखद तरीका ये सही नहीं होगा। 11 4 सही। 12 निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? तो 12 में एक विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, या बच्चों की जो प्रश्न होते हैं वो गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर करते हैं इसमें, तो एक सही हो गया। 13 निम्न में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। 13 में यही राइट हो गया, करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। यानी बच्चा है जो सीखेगा तो वो करके सीखेगा कोई कार्य, परियोजना विधि का प्रयोग करेगा, सहयोग से सीखेगा, तो ये प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। 13 में 2 राइट हो गया। 14वां सवाल, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वामी जीवन है? प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन सा कथन बताएगा कि शिक्षा स्वामी जीवन है? जीवन शिक्षा शिक्षक है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। तो इसमें ज़्यादातर 4 है वो दिख रहा है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में शिक्षा स्वामी जीवन है, यह कथन बताता है स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करते हैं। यानी बच्चों के समाजीकरण के लिए स्कूल महत्वपूर्ण संस्था होगी, जहाँ बच्चे नए विश्व व समाज के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा विभिन्न पहलुओं के विषय में भी शिक्षा प्रदान करता है स्कूल। तो यही जो कथन है वो बताता है कि शिक्षा स्वामी जीवन है। 15 पहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्न में से किसे माना जा सकता है? उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तार परीक्षण प्रक्रिया है। ये नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो 15 में 4 ही दिख रहा है, नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। कोलबर्ग संबंधित बहुत सारे सवाल आते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र लेवाई गोथस की जो ZPD की धारणा थी वो संदर्भित करता है सहयोगात्मक अधिगम के रूप में। तो इसमें सही क्या होगा? एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, यानी सहयोग थोड़ा सा प्रदान करता है, जिसे इसके होल्डिंग कहते हैं, पहाड़ या ढांचा कहा जाता है। तो 16 में 4 सही होगा। 17 एक उभयलिंगी व्यक्तित्व समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। स्त्री लक्षण वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। मैं आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का संयोजन होता है। मैं दृढ़ और अहंकारी होने की आदत। यानी उभयलिंगी व्यक्तित्व वो कैसा होगा? तो इसमें सही होगा 3, आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। यानी पुरुष और स्त्री दोनों के गुणों का समायोजन होता है इसमें। 17 में 3 सही। 18वां सवाल, बच्चे रिक्त स्थान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ट्यूशन, मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति, लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं ट्यूशन को छोड़कर, अन्य सभी लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो 18 में 1 सही। 19वां सवाल, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक ये है कि वह बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। वह मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। तो इसमें 2 सही होगा। वह मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती है। इसमें 2 सही हो गया। 20वां सवाल, एक से अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि है वो कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। तो 20 में सही है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ये एकाधिक बुद्धिमानी जो सिद्धांत था हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति 7 प्रकार की प्रतिभा या बुद्धियाँ होती है, यानी कई प्रकार की होती है। तो उसमें 7 प्रकार दिया गार्डनर ने। किसी में 2 या अधिक प्रदान प्रतिभा हो सकती है। वहीं कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें 7 प्रतिभाएं संतुलित रूप में भी होती है। तो यह हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत था। तो 20 में 3 करेक्ट हो गया। साथ साथ में आप आंसर करिएगा आप कितने राइट होते हैं, कमेंट करना। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। कैसे उपयोग कर सकते हैं? तो बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर जानने में। 2 सही हो गया, सामने दिख रहा उत्तर। 22वां सवाल, निम्न में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? लगातार और विस्तार से जो मूल्यांकन संबंधित कौन सा बिंदु नहीं होगा? यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया। इसे भारत के शिक्षा के अधिकारी अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। मुझे लगता है ये राइट है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। विभिन्न शिक्षा क्षेत्र बच्चों के उपलब्धि पर केंद्रित है। तो 22 में सही हो गया, वो 2 हो गया। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया सतत और व्यापक मूल्यांकन।
जो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए ये निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था, उन्होंने अनिवार्य किया है कि सतत व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। यह सतत व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य नहीं किया गया इसको, तो इसमें 2 सही हो गया। बच्चों में प्रतिभाशालीता के कारण हो सकती है, किसके कारण हो सकती है? एक अनुशासित दिनचर्या कारण, अनुशासित वातावरण के बीच एक अंतक्रिया, सामने दिख गया, 2 सही हो गया। अनुशासितता और वातावरण के बीच एक अंतक्रिया के द्वारा प्रतिभाशाली बच्चा हो सकता है। 24वां सवाल, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि वाला बच्चा हो तो कक्षा के माहौल की आवश्यकता होगी। उनके लिए कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, उनको उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि मुख्य धारा की भाषा सीख सके। हतोत्साहित ये नेगेटिव हो गया, तो 24 में राइट दिख रहा है 3, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देना होगा, उनका उपयोग करना होगा। 25वां सवाल, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। तो 25 का सही होगा 2, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग द्वारा। यानी कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, उनके लिए अनुकूलित प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग करना होगा। सकारात्मक प्रोत्साहित करने वाला वातावरण जो बच्चों के अधिगम क्षमता को भी बढ़ाता है और नवीन संकल्पनाओं का सीखने करने का वो अवसर प्राप्त करते हैं, अधिगम करने का अवसर प्राप्त करते हैं। तो 25 में सही हो गया 2। 26वां सवाल, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, जो अति संवेदनशील है, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखने वाले। पहला नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है। एक कार्य को छोटे प्रबंधन के खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। तो ये उपयुक्त तरीका नहीं है, पहला नेगेटिव दिख रहा है। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये सही नहीं है। 27वां सवाल, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो प्रत्यास्थी है, विकलांग है, डिस्लेक्सिक है, सृजनात्मक है। तो सृजनात्मक है, वहीं अलग अलग सोच वाले पैटर्न होंगे, क्रिएटिविटी वाले। निम्न में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता? अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, ये सही हो गया। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना, ये तो सही है। अभिसरण उत्तर वाले इसमें यूँ होता है कि यदि कोई शिक्षक है वो अपने छात्रों की किसी समस्या का हल करना चाहता है तो इस तरह उसे उस समस्या विशेष को हल करने के बारे में विचार प्रक्रियाओं पर विचार विमर्श की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रक्रिया में चर्चा द्वारा हल भी निकाला जाता है और शिक्षक को ऐसा करते समय अपनी शब्दावली, विचार आदि के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और ऐसे समस्या सुलझाने में भी किया जाना चाहिए। यानी 28 में 1 सही हो गया। कुछ हल करते समय गलतियों करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण विभिन्न उत्तरों से शब्दावली का प्रयोग करना, ये सही हो रहा है। 29वां सवाल, निम्न में से कौन सा एक समयेंग है? उत्तेजना, स्मृति, डर, ध्यान। समय डर है वो समयेंग है, 3 सही हो गया। 30वां और लास्ट सवाल, एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, तो निम्न में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? यानी बच्चा ऐसा कह रहा है तो कौन सा बिंदु इसका बच्चे की समझ है ऐसा अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, ये भी सही नहीं। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, यही सही हो गया, 3 सही हो गया। तो ये थे साइकोलॉजी के बाल विकास शिक्षा शास्त्र CDP के 30 सवाल, जो कि दोनों लेवलों के लिए ये समान माने जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन है वो लेवल फर्स्ट के लिए, अब जो 30 सवाल है वो साथ साथ में आप आंसर करिएगा, आपके कितने राइट बनते हैं। ये पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न है। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? विद्यालय में मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना जो 1995 में लागू की गई उसके लिए सबसे प्रासंगिक है। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ये भी सही नहीं है। यह EVS शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, तो इसमें सही दिख रहा है वो 3। यह EVS शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ये केंद्र सरकार द्वारा एक चलाई गई योजना जो 1995 में थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था कि उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को शिक्षण के साथ आहार या पोषण उपलब्ध कराना, ताकि बच्चे वो पोषणहीनता से भी बचें और बच्चों को शिक्षण के प्रति ये प्रेरित करना भी मदद करता है।
मिड डे मील योजना के सकारात्मक पॉइंट। 62 सवाल, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। स्कूल बैग का कम वजन, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, अबोध का भार कम करने की जरूरत है। तो 2 दिख रहा है, स्कूल में बैग का कम वजन होना चाहिए, यानी इसमें स्कूल बैग का कम वजन होना बताता है ये बोझ के बिना सीखना। इसका उद्देश्य शिक्षण में पाठ्यक्रम व पुस्तकों में ऐसा समायोजन हो कि बच्चों को इसका दबाव भी बिल्कुल महसूस ना हो। 63वां सवाल, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा उसमें समूह में साथ में सीखने का क्या उद्देश्य होगा? छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना, उपचारात्मक शिक्षण देना, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो ये नजर आ रहा है, ये सही है। बाला BALA का पूरा रूप क्या है? बाला बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। इसका पूर्ण रूप क्या होगा? बैल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। 67 में 4 दिख रहा है, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग इसका पूरा रूप है। बहुत ही मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। 65वां सवाल, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? वैकल्पिक ढांचे का अर्थ है विचार जो अवधारणाओं का औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, यानी 3 सही हो गया। वैकल्पिक ढांचा शब्द है, इसके बारे में बताता हूँ कि इसका प्रयोग ड्राइवर और इसले द्वारा 1978 में किया गया। यह ढांचा बच्चों को स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक तरीकों से अपने विचार को व्यक्त करने का अवसर देता है। तो यह वैकल्पिक ढांचा है। 66वां, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है। यह एक क्या हो गया? ये तो रूढ़िबद्ध धारणा हो गई। 4 सही है। 67, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? यानी बिहार भारत के किस दिशा में है, उसके जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या होगी? उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में। जम्मू कश्मीर है भारत का सबसे उत्तरी राज्य है और गोवा है वो पश्चिमी तटवर्ती राज्य है, इसलिए यह 4 हो गया। 68, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्न में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? वाष्पीकरण की प्रक्रिया है किस स्थिति में धीमी होगी? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगी तब, सतह क्षेत्र और तापमान में वृद्धि होगी तब, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। तो इसमें बहुत अच्छा सवाल है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगी तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो धीमी होगी, सबको बताइए। 69 सवाल, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। 69 में चित्रण कौशल होगा, मैपिंग स्किल। इस कौशल से किसी स्थान की स्थिति को हम सही तरीके से पहचान भी सकते हैं और इसका उपयोग नवीन स्थान खोजने और स्थितियों को जानने में भी किया जाता है। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीईआरटी अपने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? यानी प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन पढ़ाओ, ये ऐसा कहने वाले कौन थे? तो इसमें एनसीईआरटी 2000 जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2000 में आई, उन्होंने ये कहा है कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाओ प्राइमरी लेवल तक, और इसी के अनुसार विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में भी उन्होंने कहा कि आगे की कक्षाओं में फिर सामाजिक विज्ञान रखो। तो 70 में 4 सही है। 71 सवाल, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती होती है? 2 सही है। 71 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, यानी झूम खेती भी, आदिवासी कृषि, जनजातीय कृषि भी इसके नाम है। ये भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में की जाती है। 71 में 2 सही। बात है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नदी बांधों से जो जल विद्युत उत्पन्न होती है उसके लिए कौन सा कथन सत्य नहीं होगा? बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। बांध है वो टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। इसमें बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह सही नहीं है। देखो भाई, नदी बांध से क्या होता है, जल विद्युत की उत्पत्ति होती है, वहीं ये पानी व हवा को बिना प्रदूषित किए सिंचाई सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। इससे विकास को तो प्रोत्साहन मिलता है, और वहीं स्थानीय लोग होते हैं वो विस्थापित होते हैं, इससे विकास प्रभावित होता है, और ये पर्यावरण परिस्थिति की दृष्टि से जैव विविधता को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित है वो नहीं करते हैं। तो 72 में 2 सही हो गया। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी ग्रीन हाउस गैस, ये सभी दिख रही है और सही है। बहुत ईजी सवाल। नाइट्रस ऑक्साइड भी है, इसके अलावा मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जलवाष्प, ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं जो जलवायु परिवर्तन, वैश्विक उष्णन उनके लिए जिम्मेदार हैं जैसे, और इनकी मात्रा में वृद्धि होती है तो वैश्विक समस्या उत्पन्न होने लगती है, ग्लोबल वार्मिंग। और वर्तमान में भारत में ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसके ऊपर रोक लगा दी गई है।
और क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा ये भी है। 74 भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? भारत में जो ठंडे रेगिस्तान है वो मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? कि ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं, ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती है, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ये सही हो गया। भारत में जो ठंडे रेगिस्तान है वो अधिक ऊंचाई पर है, साथ ही हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ते हैं, जिससे वर्षा यहाँ कम होती है और क्षेत्र है वो सूखा रह जाता है। और भारत का जो सबसे ठंडा रेगिस्तान है वो तो लद्दाख का है। 3 सही सा उत्तर में। 75 ताजमहल के पीले होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाने योग्य क्वेश्चन ये। ताजमहल के पीले होने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार होगा? क्लोरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर। 75 में 3 सही है, सल्फर डाइऑक्साइड। देखो वायुमंडल में जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये विषैली गैस है। ये जो पास में उत्तर प्रदेश का मथुरा जो रिफाइनरी है वहाँ से ये ज़्यादातर निकलती है, और ये वायुमंडल की नाइट्रस ऑक्साइड से मिलकर के ये अम्लीय विषैली गैसों का निर्माण करती है। इसलिए यह अम्लीय वर्षा होती है, जिसके कारण जो ऐतिहासिक इमारत हो गई जैसे ताजमहल हो गए तो उनको वो प्रभावित करती है। और इसके अलावा ताजमहल के जो आसपास क्षेत्रों में अगर अस्वच्छता की नीति अपनाएं तो ये ताजमहल पीला नहीं हो पाएगा। नहीं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से अम्लीय वर्षा के कारण नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों मिलकर अम्लीय वर्षा करते हैं, इसलिए ये ऐतिहासिक इमारतें प्रभावित होती है। तो 75 में 3 सही। गोलकोंडा किला किसने बनवाया? वेरी मस्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोलकोंडा किला है वो बनाने वाला काकतीय राजवंश था। ये गोलकोंडा किला है वो आंध्र प्रदेश में है, और इसका संस्थापक है वो कुली कुतुब शाह था। कुली कुतुब शाह शासक था वो। ये 17वीं सदी में जब कुतुब शाही साम्राज्य की जो प्रारंभ की राजधानी थी गोलकोंडा, वहाँ हीरे के विश्व प्रसिद्ध बाजार के रूप में ये प्रसिद्ध था गोलकोंडा। वर्तमान में यहाँ 4 मीनार है, हुसैन सागर झील भी है, और इसको बनवाया तो था कुली कुतुब शाह ने, लेकिन इसका फिर मरम्मत कराई वो प्रतापरुद्र ने। तो इसमें 4 सही हो गया। 77वां सवाल। 15 G/ml घनत्व और 3 ml आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? 45 जी। ये सूत्र है घनत्व ज्ञात करने का, यानी द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान और आयतन के द्वारा, यानी घनत्व अगर द्रव्यमान ज्ञात करना है तो घनत्व इंटू आयतन इसमें दिया हुआ है, उन दोनों का हम गुणा करेंगे। 15 × 3 तो 45। ये बहुत ईजी सवाल, 3 सही हो गया। 68 सवाल। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि यानी जिस भौतिक राशि में मात्रा और दिशा दोनों नहीं होते हैं वो अदिश राशि है, और मात्रा और दिशा होते हैं वो सदिश है। तो इसमें कौन सी नहीं हो गई? द्रव्यमान है वो अदिश राशि है। बाकी भार, गुरुत्वाकर्षण, स्वयं इनकी तो मात्रा होती है और दिशा भी होती है। तो 2 सही है, यानी वेग हो गया। इसके अलावा वेग, बल, स्वयं, भार, गुरुत्वाकर्षण, वेग ये सारे सदिश राशि हैं। ये 3 और ये वेग। और इसके अलावा जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन ये सारे अदिश राशियाँ हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा और मात्रा नहीं होती, दिशा नहीं होती, परिमाण होता है। तो ये सही हो गया। 69 एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाएगी? अपारदर्शी कहलाएगी। बहुत ईजी। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? तो 10 किलोग्राम होगा। वहीं किसी वस्तु का भार या वेट है वो वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर स्थित वस्तु के भार का 6 गुना होता है, किंतु पृथ्वी और चंद्रमा दोनों सतहों पर द्रव्यमान तो बराबर होगा, द्रव्यमान बराबर होगा दोनों पर। अतः किसी वस्तु का द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए चंद्रमा पर स्थित जो वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर भी इसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम ही होगा। बहुत अच्छा सवाल था ये। 81वां सवाल। एक विलय की विघटन दर पर निर्भर करती है किस पर? तापमान पर। बहुत अच्छा सवाल। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्न में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो 1 सही हो गया 82 में। 83वां सवाल। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। ये तो सही दिख रहा है। इससे समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। ये भी सही। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। ये भी सही। इससे बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया।
तो ये सही नहीं है, 4 सही हो गया इसका। 84वां सवाल, आपातकालीन स्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न भी पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलू पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का भी इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है, यानी प्रिया ने कौन सा यह दृष्टिकोण अपनाया? मानवतावादी, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभव आध्यात्मक अधिगम दृष्टिकोण, अन्वेषण दृष्टिकोण, यानी उन्होंने खोज की है। 4 सही है इसका। 85 समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि किस लिए? यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, इसलिए। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समर्थ करने का तात्पर्य हो गया। 86 में सही हो गया, पाठ्यशैली से बाहर जाना, ये तो नहीं होगा। पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। तो 86 में 2 सही, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तकों से वो बाहर गए। बहुत बड़े बड़े सवाल है। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचेंगे आप? परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। इसमें सही 4 हो गया। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण है वो समावेशी नहीं है। 88वां सवाल, निम्न में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? पर्यावरण अध्ययन में कौन सी गतिविधि होगी? श्यामपट का उपयोग, चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, ये सभी। 88 में 4 सही, बहुत ईजी सवाल, ये सभी दिख रहे हैं। 89 सवाल, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है? यदि यह है कैसी होगी? तो एकीकृत भी होगी, विषयगत भी होगी और समावेशी भी होगी, ये सभी। 90 सवाल, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, कि यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो 90 में 4 दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव पॉइंट ये दिख रहा है। तो ये थे ईवीएस के 30 सवाल। तो इस प्रकार हमने सीडीपी के 30 और पर्यावरण अध्ययन के 30 सवाल देखें। इसी प्रकार नेक्स्ट और मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।